Pankaj Zaman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start our next topic, that is very important topic, adultery. Adultery को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. Adultery जो है बहुत ही एक हीनियस ऑफेंस माना जाता है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में. इसको हम यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अडल्ट्री का क्राइम जो है वो कैसे कमिट होता है और ये रेप क्यों नहीं होता है. तो रेप और अडल्ट्री में भी आप यहाँ पे फ़र्क समझ सकते हैं. आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि क्या एक विडो के साथ अडल्ट्री हो सकती है, एक अनमैरिड वुमेन के साथ अडल्ट्री हो सकती है, क्या किसी अनदर हस्बैंड की वाइफ के साथ अडल्ट्री हो सकती है, जो वहाँ पे समझेंगे. तो अडल्ट्री बेसिकली होता क्या है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स अपनी वाइफ के अलावा किसी और के साथ किया जाता है तो उसको हम अडल्ट्री बोलते हैं. या आप ये भी बोल सकते हैं एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड के अलावा किसी और पर्सन के साथ जब फिजिकल रिलेशन बनाती है, आउटसाइड द वेडलॉक जाके कोई संबंध बनाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अडल्ट्री बोलते हैं. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हस्बैंड अपनी वाइफ के अलावा कहीं और पे रिलेशन बनाए, फिजिकल रिलेशन बनाए, तो वो बाइगमी होती है. ठीक है जी. और अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड के अलावा किसी और पर्सन से संबंध बनाए तो उसको हम अडल्ट्री बोलते हैं. ये आपने ध्यान में रखना है. तो हम इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे समझेंगे. हम अडल्ट्री समझेंगे. अडल्ट्री देखिए आईपीसी के सेक्शन जो है 497 में ऑफेंस है. तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे. देखिए आईपीसी का सेक्शन 497 अब ख़त्म हो चुका है, ये भी आपको बता दूं, लेकिन इसके बारे में आपको बाद में जानकारी दूंगा. पहले जो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए. अडल्ट्री इज़ द मोस्ट वर्स्ट ऑफेंस नेक्स्ट टू द रेप इन द सेक्सुअल ऑफेंस. अडल्ट्री जो है रेप के बाद जो है सबसे वर्स्ट ऑफेंस जो है माना जाता है. अडल्ट्री है क्या? हु एवर हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द पर्सन who is or who knows or has reason to believe to be the wife of another person. कोई भी पर्सन जो है एक ऐसी वाइफ के साथ संबंध बनाता है जो उसको पता है कि ये किसी और की वाइफ है. एक पर्सन जो है वो एक ऐसी औरत के साथ संबंध बनाता है जिसका उसे पता है कि ये किसी और की वाइफ है, विदाउट द कंसेंट ऑफ और कन्वीनियंस ऑफ दैट मैन, उस हस्बैंड की मर्जी के बगैर. इट मीन्स कि हस्बैंड की रजामंदी से वाइफ कहीं पे भी फिजिकल रिलेशन बना सकती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको आपको देखना पड़ेगा. तो अगर कोई भी पर्सन जो है एक एक फीमेल के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है और उसको पता है कि वो जो है किसी समवन एल्स की वाइफ है, और उस हस्बैंड की कंसेंट के बिना, जो वाइफ का जो हस्बैंड है उसकी कंसेंट के बिना, उसकी कन्वीनियंस क्या होता है उसको पता है लेकिन वो रिजेक्ट नहीं करता है, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंट टू रेप, ऐसे ऑफेंस को हम रेप ना मान के अडल्ट्री मानेंगे. इज क्वालिटी ऑफ द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री, ये अडल्ट्री मान जाएगी और यहाँ पे उसको पनिशमेंट भी हो सकती है. आई थिंक 2 या 3 साल की पनिशमेंट है. यहाँ पे जो है टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है. इन सच केस वाइफ शैल नॉट बी पनिशेबल एज टू द अबेटर. और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है कि यहाँ पे जो वाइफ जिसने वो इलीगल फिजिकल रिलेशन विद समवन एल्स बनाए हैं वो दोषी नहीं होगी है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहेगा कि ये किस तरीके का ऑफेंस है. एलिस्ट्रेशन देखिए आप. अ मैरिड वाइफ लिव्स हाउस ऑफ द हस्बैंड. हस्बैंड एक मैरिड वाइफ जो अपने हस्बैंड का घर छोड़ देती है. शी वॉज फाउंड विद अनदर पर्सन इन द बेड. वो किसी और के घर में उस पर्सन के साथ बिस्तर में पाई जाती है. बोथ देम वर नेक्ट. इट वॉज हेल्ड ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री. ये अडल्ट्री का ऑफेंस माना गया. आगे देखिए. वी कैन एक्सप्लेन द बी वाइफ ऑफ ए इज़ अ फ्रेंड ऑफ सी. बी जो है ए की वाइफ है. बी वाइफ ऑफ ए इज़ फ्रेंड ऑफ सी, और जो है सी जो है उसका फ्रेंड है. वन नाइट ए वाज आउट ऑफ द हाउस. ए जो घर से बाहर है. ऑन दैट नाइट सी हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद बी. और सी आता है और उसके साथ जो है बी के साथ, जो कि ए की वाइफ है, उसके साथ जो है संबंध बनाता है. विच वॉज सीन बाय ए. उसको देख लेता है. वैन ही कमिंग बैक, जब वो वापस आता है. सी इज़ गिल्टी ऑफ अडल्ट्री. यहाँ पे वो जो पर्सन है वो गिल्टी है. हालांकि वो वाइफ भी उतनी ही गिल्टी होनी चाहिए जिसने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, लेकिन यहाँ पे वो पर्सन जो है वो गिल्टी है. इट मीन्स अगर एग्रीव्ड यहाँ पे कौन है, हस्बैंड है. उस हस्बैंड की परमिशन के बिना उस वाइफ ने किसी और पर्सन के साथ रिलेशन बनाए, तो यहाँ पे वाइफ और वो जो पर्सन है वो दोनों क्या होने चाहिए, गिल्टी होने चाहिए. लेकिन इस एक्ट के अंडर, इस सेक्शन के अंडर वो हस्बैंड जो है वो सिर्फ केस जो है उस पर्सन पे लगा सकता है, अपनी वाइफ पे नहीं लगा सकता है. ये ध्यान में रखना है आपको.
इसेंशियल एलिमेंट क्या है, अब इसेंशियल एलिमेंट से अब बाकी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन, अब ऊपर आपने डेफिनेशन देख ली, कुछ एग्जांपल देख ली, अब एलिमेंट देख लीजिए, फीचर्स देख लीजिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद द वाइफ ऑफ अनदर पर्सन, सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए विद द मैन विद द वाइफ ऑफ अदर मैन। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनाए जा रहे हैं एक ऐसे पर्सन के द्वारा बनाए जा रहे हैं जो कि ये जानता है कि वो जिसके साथ वो रिलेशन बना रहा है वो किसी और की वाइफ है। तो किसी और की वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना क्या माना जाता है, एडल्ट्री माना जाता है। और सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक ऐसी औरत के साथ संबंध बनाए जा रहे हैं वो जो किसी और की वाइफ है। द फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ एडल्ट्री इज दैट द सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद द वाइफ ऑफ अनदर मैन। इट इज़ क्लियरली दैट एडल्ट्री कैन बी डन विद द मैरिड वुमेन। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि एडल्ट्री सिर्फ हमेशा मैरिड वुमेन के साथ होती है। देखिए जिस पर्सन जो है किसी अनमैरिड वुमेन के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा है तो वहाँ पे एडल्ट्री नहीं होती है, एडल्ट्री नहीं होती। वो रेप हो सकता है अगर उसकी कंसेंट नहीं थी। अदरवाइज एक पर्सन जो है एक अनमैरिड के साथ, पर्सन भी अनमैरिड है और जो फीमेल है वो भी अनमैरिड है, तो वो फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं, वो एक्ट ऑफ अडल्ट्री नहीं माना जाएगा। हाँ वो रेप हो सकता है, और रेप भी तब होगा जब उस वुमेन की कंसेंट के बिना और विदाउट विल, जो आपने रेप के सारे पॉइंट पढ़े वो उसको उसके बगैर होता है। तो अडल्ट्री क्राइम तभी होता है जब एक पर्सन, चाहे वो मैरिड है अनमैरिड है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके साथ वो फिजिकल रिलेशन बना रहा है वो किसी और की वाइफ है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैरिड वुमेन के साथ अगर फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं तभी वो क्या होगा, एक ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री होगा। नॉट विद अदर, द पर्सन हु इज़ डूइंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मस्ट नो और मस्ट हैव रीज़न। तो यहाँ पे एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है कि जो पर्सन उस फीमेल के साथ रिलेशन बना रहा है उसको पता है कि ये किसी और की वाइफ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द ऑफेंडर टू नो द विक्टिम हस्बैंड्स आइडेंटिटी। ये जरूरी नहीं है कि हस्बैंड कौन था, हस्बैंड कौन है उसकी आइडेंटिटी का कोई जहाँ पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिसकी वो वाइफ है उसका उसको पता होना चाहिए कि वो उसकी शादी हो चुकी है। हस्बैंड कौन है उसका उसका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो इट इज़ नॉट, ये हो गया, इट इज़ डिस्क्राइब दैट द एनी मैन कमिट डू एन अडल्ट्री विद हिज ओन वाइफ। तो इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट द एन एक्ट ऑफ अडल्ट्री कैन नॉट बी डन विद द अनमैरिड वुमेन। तो यहाँ पे एक बात क्लियर होती है कि अनमैरिड वुमेन के साथ जो है वो अडल्ट्री नहीं हो सकती है, क्योंकि अडल्ट्री करने के लिए हमेशा जो फीमेल होनी चाहिए वो किसी और की वाइफ होनी चाहिए। अडल्ट्री कैन ओनली बी डन विद द वाइफ ऑफ अदर मैन, अदर मैन के साथ वाइफ होगी तभी वो अडल्ट्री का जो है ऑफेंस क्रिएट होगा। तो अभी तक आपने यहाँ पे यही देखा कि एक तो जो है फिजिकल इंटरकोर्स जो हुआ वो किसके साथ हुआ है, एक ऐसी फीमेल के साथ हुआ जो किसी और की वाइफ है। दूसरा आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट देखा कि वो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो फीमेल जो होनी चाहिए वो मैरिड होनी चाहिए उस हस्बैंड के साथ, तभी एडल्ट्री का जो क्राइम, अगर वो मैरिड वुमेन नहीं है तो फिर एक्ट ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री नहीं होगा। सेकंड आपके पास अब्सेंस ऑफ कंसेंट और कॉन्निवेंस ऑफ द हस्बैंड। अब यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि वो जो फिजिकल रिलेशन बनाए गए हैं उस हस्बैंड की कंसेंट के बगैर बनाए गए हैं। इट मीन्स अगर हस्बैंड अपनी कंसेंट देता है वाइफ को कि वो किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन बना सकती है तब वो वैलिड होंगे, तब वो अडल्ट्री नहीं मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अग्रीव्ड यहाँ पे कौन है, पीड़ित पक्ष कौन होगा, हस्बैंड ही होगा। तो हस्बैंड की कंसेंट वहाँ पे वाइफ प्रूव कर देती है, जो वो जो पर्सन है जिसने फिजिकल रिलेशन बनाया तो फिर एक्ट ऑफ एडल्ट्री क्राइम नहीं होगा। तो इस एक्ट को क्राइम बनाने के लिए हस्बैंड को ये प्रूव करना जरूरी है कि मेरी यहाँ पे कंसेंट नहीं थी। द सेकंड इसेंशियल एलिमेंट ऑफ एडल्ट्री इज अब्सेंस ऑफ द कंसेंट और कॉन्निवेंस ऑफ द हस्बैंड ऑफ द वुमेन। इट मे बी सेट दैट द सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट ऑफ द हस्बैंड ऑफ मैरिड वुमेन इज कंसेंट। ये बहुत जरूरी है कि जो फिजिकल रिलेशन बने हैं वो विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड बने हैं। टू फैक्ट बिकम क्लियर, यहाँ पे दो बातें और क्लियर हो जाती हैं। दिस इज नो वैल्यू ऑफ कंसेंट ऑफ द मैरिड वुमेन इन एडल्ट्री। मैरिड वुमेन की जो कंसेंट है उसका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। दूसरा, इफ़ दीज इज कंसेंट द हस्बैंड एन ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री डज नॉट, अगर वहाँ पे हस्बैंड की कंसेंट है तो अडल्ट्री का क्राइम जहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। कन्विंस मीन्स नॉट क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। कंसेंट तो आपने पढ़ लिया कि अपनी सहमति ना देना। कॉन्निवेंस का मतलब क्या होता है कि जब उसको पता है लेकिन वो इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, हालांकि उसको पता है कि वाइफ उसकी किसी और के साथ संबंध बना रही है लेकिन वो उसको जो है इंटरफेयर उसमें नहीं कर रहा है, तो उसको कन्विंस बोला जाएगा यहाँ पे।
देन सच कंसेंट मस्ट बी प्रूव। तो कंसेंट को प्रूव करना यहाँ पे ज़रूरी है कि जो पीड़ित पक्ष है हस्बैंड, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा मेरी कंसेंट नहीं थी। अब डिफेंस जो है, जो वो पर्सन है जिस पे चार्ज लगा है, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि यस हस्बैंड की कंसेंट थी। तो दोनों साइड से एक को कंसेंट प्रूव करनी है, एक को नहीं करनी है। अच्छा, अब तीसरी बात यहाँ पे आ जाती है, इट डज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूट टू रेप। ऑब्वियसली बात है, सेक्शन की बियर एक्ट की लैंग्वेज ये आपने पढ़ी कि ये जो है रेप नहीं होता है। रेप ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द मैरिड वुमन विदाउट हर कंसेंट। द थर्ड इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अडल्ट्री इज दैट द एक्ट डज नॉट कम्स अंडर द ऑफेंस ऑफ रेप। ये इसलिए रेप नहीं होता है क्योंकि जिसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए जा रहे हैं वो किसी और की वाइफ है। अगर वो वाइफ है तो उसके साथ फिर जो है उसकी कंसेंट के साथ ही रेप हुआ होगा। तो कंसेंट के साथ जो है तो रेप हो नहीं सकता, विदाउट कंसेंट ही रेप हो सकता है। ठीक है जी। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द मैरिड वुमन विदाउट हर कंसेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ वुमन इज बिलो द 16 ईयर देन हर कंसेंट हैव नो इम्पोर्टेंस। तो अगर मैरिड वुमन है तो वहाँ पे कंसेंट का तो कोई रोल रहता ही नहीं, मैंने आपको पहले बताया। और अगर वो 16 साल से नीचे है तो फिर कंसेंट का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। अडल्ट्री इज़ अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। ये आपको ध्यान में रखना है कि अडल्ट्री एक ग्राउंड का डाइवोर्स भी है, डाइवोर्स का ग्राउंड भी है। हिंदू मैरिज एक्ट आपने पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, वहाँ पे आपने देखा था कि अडल्ट्री जो है एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। तो एक ऑफेंसिबल पनिशेबल ऑफेंस भी है, एज वेल एज ये एक डाइवोर्स का ग्राउंड भी है। इसके बेसिस पे जो है हस्बैंड जो है अपनी वाइफ से डाइवोर्स भी ले सकता है। आगे आपके पास एग्रीव्ड पार्टी। यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी कौन है, पीड़ित पक्ष कौन हुआ यहाँ पे? वो वाइफ हुई, या वो पर्सन हुआ, या वो हस्बैंड हुआ। तो हस्बैंड की मर्जी के बगैर यहाँ पे वाइफ ने फिजिकल रिलेशन बनाया किसी और पर्सन के साथ, तो हस्बैंड यहाँ पे पीड़ित पक्ष है। अब यहाँ पे पीड़ित पक्ष जो है वो तो है, लेकिन यहाँ पे केस किस पे लगेगा? उस वाइफ पे भी लगेगा और उस जो है पर्सन पे भी लगेगा? नहीं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात उस सेक्शन 497 की वेयर एक्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि वाइफ जो है एज ए बेटर नहीं होगी। वाइफ पे यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ वो हस्बैंड ही कल्प्रिट होगा। अब ये क्या लॉजिक हुआ, तो इसको भी आगे हम देख लेंगे। इन द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री व्हेन इट इज कमिटेड विद द वाइफ ऑफ अदर मैन देन एग्रीड पार्टी इज द हस्बैंड। ये तो बात क्लियर होगी कि हस्बैंड होता है, हस्बैंड केस लगाएगा उस पर्सन पे। इन द इफ द एज ऑफ द हस्बैंड इज बिलो 18 ईयर, जब हस्बैंड की एज 18 ईयर से कम है तो उसके पैट्रन जो उसके पेरेंट्स हैं वो केस लगा सकते हैं। वाइफ नॉट पनिशेबल एज अ बेटर। तो इस सेक्शन में मैंने आपको बताया कि वाइफ पे कोई केस नहीं लगेगा, उस पर्सन पे केस लगेगा। वाइफ जो है इस अडल्ट्री के ऑफेंस में मुजरिम नहीं है, हालांकि उस पर्सन ने और वाइफ ने दोनों ने कंसेंट के साथ ही जो है फिजिकल रिलेशन बनाए हैं, विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड ही बनाए हैं। सेक्शन 497 फॉर द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री द वाइफ शैल नॉट बी पनिशेबल फॉर द बर्थ। इसके पीछे का रीज़न अब जान लीजिए। अब जब आईपीसी बनी थी उस टाइम पे वुमेन की कंडीशन बहुत ख़राब होती थी, वुमेन की कंसेंट लेना बहुत ईजी था। इसलिए जो आईपीसी जब बनी, मैंने आपको बताया आईपीसी जो है 1860 में बनी है, उस टाइम पे वुमेन की कंडीशन बहुत ख़राब थी और उसकी कंसेंट लेना बहुत ईजी था। कोई भी पर्सन उसकी कंसेंट ले लेता था, जोर जबरदस्ती कर लेता था, डरा धमका के कर लेता था। इसलिए ऐसे क्राइम्स में वाइफ को जो है वो उनको जो है इस एक्ट के अंडर, इस सेक्शन के अंडर पनिश नहीं किया गया। अब यहाँ पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक कर लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन जो है वो जो 15 जो है वो किसी के साथ लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करता है। तो यहाँ पे तो भेदभाव हो रहा है, वाइफ को जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे बेनिफिट दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे ही बोला था कि नहीं, यहाँ पे वाइफ के लिए ज़रूरी है, और उस पटिशन को यहाँ पे उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया था। इट मीन्स कि जैसे वाइफ को यहाँ पे जो है बेनिफिट स्टिल कोर्ट ने दिया। अब आपके पास यहाँ पे है सौमित्री विष्णु वशिष्ठ यूनियन ऑफ इंडिया एयर 1985 सुप्रीम कोर्ट के केसेस में द ओनली हस्बैंड हैज़ अ राइट टू ब्रिंग अ सूट ऑफ द ऑफेंस ऑफ द अडल्ट्री। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये किस बेस पे चैलेंज हो सकता है। एक तो हस्बैंड ही यहाँ पे अडल्ट्री का केस लगा सकता है। वाइफ के नॉट ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द वुमेन। वाइफ जो है वो सूट अगेंस्ट वुमेन विद हुम हर हस्बैंड डिड अडल्ट्री, वाइफ यहाँ पे सूट नहीं लगा सकती। तो यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी कौन है? सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड ही है। वाइफ जो है अपने हस्बैंड के अडल्ट्री का चार्ज नहीं लगा सकती। तो यहाँ पे देखिए
अब मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हस्बैंड जो है कि अपनी वाइफ के अलावा किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है तो वो बाइगमी होती है, वो 498 में आगे चार्ज है। अगर लेकिन एक वाइफ जो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जो है अपने हस्बैंड की परमिशन के बिना किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है तो वो अडल्ट्री है। तो इस सेक्शन के अंडर सिर्फ हस्बैंड ही है जो सूट ला सकता है। आगे है सेक्शन 497 डज नॉट गिव राइट ऑफ अडल्ट्री टू वाइफ। वाइफ को अडल्ट्री का राइट नहीं देता है टू ब्रिंग सूट अगेंस्ट हस्बैंड हु हैड अडल्ट्री विद अनदर वुमेन। तो अडल्ट्री का राइट जो वाइफ को नहीं है, यहाँ पे हस्बैंड को है। तो यहाँ पे मतलब केस लगाने का राइट जो है किसको है, हस्बैंड को, वाइफ को नहीं है। अडल्ट्री का क्राइम में वाइफ को कोई राइट नहीं है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट सूट लगाने का। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 497 डज नॉट अप्लाई ऑन दोज केसेज विद द हस्बैंड डज अडल्ट्री विद द विडो और अनमैरिड डॉटर। और यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि 497 जो है, जहाँ पे अगर हस्बैंड जो है अडल्ट्री करता है एक विडो के साथ या अनमैरिड वुमेन के साथ, वो अडल्ट्री नहीं माने जाते। अगर एक हस्बैंड जो है फिजिकल रिलेशन बनाता है किसी विडो के साथ या अनमैरिड वुमेन के साथ, तो वो फिर अडल्ट्री में नहीं आते हैं। अडल्ट्री में सिर्फ और सिर्फ वाइफ का फिजिकल रिलेशन के अदर पर्सन के साथ जो फिजिकल रिलेशन बनता है वही आता है, ये ध्यान में रखना आपने। वी पेवाथी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AR 1988 सुप्रीम कोर्ट के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनलेस अंटिल अदर प्रोविजन मेड द सेड प्रोविजन इज वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशन इट डज नॉट वायलेट द। तो देखिए आर्टिकल 14 और 15 की ये वायलेशन नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 और 15 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून सभी के लिए बराबर है, लेकिन यहाँ पे कानून बराबर नहीं है क्योंकि वाइफ को यहाँ पे कल्प्रिट नहीं बनाया जा रहा। सेटलमेंट में इन द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री सेटलमेंट कैन बी डन इन द बोथ हस्बैंड वाइफ had another marriage during the pending of the legal proceeding parties had settlement between them। तो यहाँ पे एक बात ये लिखी कि अगर अडल्ट्री होती है और हस्बैंड जो पहले केस लगाता है लेकिन बाद में वो अपनी वाइफ के साथ सेटलमेंट करना चाहता है तो सेटलमेंट पॉसिबल है। तो ये आपने देखा एक्ट ऑफ अडल्ट्री। तो अडल्ट्री जो है रेप के बाद जो है एक हीनियस ऑफेंस है और इसका जो है यहाँ पे हीनियस ऑफेंस है, यहाँ पे माना गया है उसको। लेकिन अडल्ट्री का ऑफेंस में आपने दो तीन चीज़ें नोट की हैं। एक तो यहाँ पे हस्बैंड की परमिशन के बगैर वाइफ जो है किसी और के साथ संबंध बना रही है। पहली बात, यहाँ पे वाइफ जो वो मैरिड वूमेन होनी चाहिए, क्योंकि वाइफ की बात हो रही है तो मैरिड वूमेन होनी चाहिए। हस्बैंड की कंसेंट वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे एग्रीड पार्टी कौन है, हस्बैंड है। और किस पे वो केस कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन पे कर सकता है, अपनी वाइफ पे वो केस नहीं कर सकता है। तो लेकिन अब मैं आपको लेटेस्ट सिचुएशन यहाँ पे बताता हूँ। 497 जो आईपीसी में अडल्ट्री की बात करता था, अडल्ट्री जो सेक्शन था 497 में, अब ये रिपील्ड हो चुका है आईपीसी में। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि अगर हस्बैंड या वाइफ या हस्बैंड या किसी और वुमेन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है या वाइफ किसी और हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, उस कंडीशन में ये एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं होगा, ये आईपीसी के अंडर क्राइम नहीं होगा। हाँ, ये सिर्फ डाइवोर्स का एक ग्राउंड हो सकता है। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि एक हस्बैंड और वाइफ जो है फिजिकल रिलेशन कहीं पे भी बना सकते हैं तो उनको उसके बेस पे सज़ा नहीं दी जा सकती है। पनिशेबल ऑफेंस हुआ तो मीन सज़ा मिलेगी, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। हाँ, अगर उनको ये बात एक दूसरे की अच्छी नहीं लगती है कि हस्बैंड जो है कहीं और पे जो है आउटसाइड द वेडलॉक रिलेशन बना रहा है और वाइफ भी कहीं आउटसाइड द वेडलॉक रिलेशन बना रही है, तो वो एक दूसरे से डाइवोर्स ले सकते हैं। तो अब ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर सिर्फ एक डाइवोर्स का ग्राउंड रह गया है। अब इस पे जो पनिशमेंट कोई भी नहीं है। तो अडल्ट्री का ऑफेंस अगर होता है तो वो सिर्फ डाइवोर्स का एक ग्राउंड हो सकता है, उसमें कोई पनिशमेंट जो है नहीं होगी। लेकिन फिर भी 497 जो है आपके सिलेबस में था तो हमने पढ़ा, पहले यही सिस्टम था कि अडल्ट्री का ऑफेंस होता था तो वहाँ पे सज़ा भी होती थी और डाइवोर्स भी हो सकता था। लेकिन अब वहाँ पे सज़ा कोई नहीं होती है, अब यहाँ से फिर सिर्फ डाइवोर्स ही लिया जा सकता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।